अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम हैं बी रिकॉर्डर बिजनेस रिकॉर्डर के वेबसाइट पर। और कल के दिन यानी 20 जून को जो अखबार था उसमें शब्बर जैदी साहब का आर्टिकल प्रिंट हुआ है। फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड अंडर एमनेस्टी स्कीम इम्यून फ्रॉम सीवीटी। तो बेसिकली 20 जून 2022 को अखबार में भी प्रिंट हुआ है और वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो बेसिकली फॉरेन एसेट्स कहते हैं जब पाकिस्तान में आप रह रहे हों, रेजिडेंट टैक्स पेयर हों और आपके एसेट्स दूसरे मुल्कों में, उनको फॉरेन एसेट्स कहते हैं। और एमनेस्टी स्कीम से यहाँ मुराद 2018 और 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, उनके हवाले से इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि वो इम्यून है फ्रॉम सीवीटी। सीवीटी कहते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स। और बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस में कैपिटल वैल्यू टैक्स आता है और जो है क्या कहते हैं इनकम टैक्स आता है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होता है, तो बेसिकली कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो वेल्थ टैक्स की तरह होता है। वो आपके एसेट्स पे लगता है। एसेट्स दो किस्म के होते हैं, मूवेबल यानी कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, गाड़ी हो गई, और इमूवेबल यानी कि आपकी प्लॉट, बिल्डिंग वगैरह। तो उस हवाले से इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, उसको हम देखेंगे। आर्टिकल से जनरल ऑडियंस को तो आइडिया होगा कि क्या बात हो रही है। बाकी जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो भी डिटेल में जा सकते हैं। याद रखें कि अभी जो है इस साल 10 जून को फाइनेंस बिल 2022 प्रपोज हुआ था। यानी कि इस वक्त जो टैक्स लॉ में चेंजेस हैं वो सिर्फ प्रपोज की गई हैं, वो फाइनल नहीं हुई। जब फाइनेंस एक्ट 2022 फाइनल होगा तो पता चलेगा कि ये जो इस दफ़ा एसेट्स पे, ख़ास तौर पे इमूवेबल एसेट्स पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है वो है कि नहीं। और फिर उसके बाद इस आर्टिकल के थ्रू आपको और बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी। तो कहते हैं, शब्बर जैदी साहब कहते हैं, बेसिकली सैयद शब्बर जैदी, और वो कहते हैं जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स वाज लेविड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन 1989 ऑन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है हुकूमत ने 1989 से लगाना शुरू किया और इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज, ट्रांसफ़र और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर जो है वो लगाया अपना कैपिटल वैल्यू टैक्स। दिस टैक्स विच was effectively a tax on immovable property was devolved by the 18th amendment to the provincial government। तो फिर 2010 में 18वीं तरमीम आई। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की पावर है वो प्रोविंसेस के पास चलेगी फेडरल गवर्नमेंट से, एंड दे अडॉप्टेड, और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। दिस मीन्स दैट इट इज़ द वेल्थ टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ नाउ डिवॉल्व। अब अगर वेल्थ टैक्स लगाना हो तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, प्रोविंसेस लगाएंगे। जिसका मतलब है कि हर प्रोविंस के पास ऑप्शन है कि वो जो अपने उस प्रोविंस में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें प्लॉट हो गया, बिल्डिंग, चाहे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, घर, फ्लैट, फार्म हाउस, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उन पर वेल्थ टैक्स प्रोविंसेस लगा सकते हैं। तो ये तो उन्होंने बेसिक आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स की हिस्ट्री बता दी, जो एक तरह से जो एक डायरेक्ट टैक्स है, इसका कानून मौजूद है। ये फाइनेंस एक्ट 1989 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और जैसे आप टिकट लेते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है। तो वो जो टिकट है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। जब आप वो टिकट परचेज करते हैं तो उसके थ्रू फिर आप जहाज़ में बैठ के उस एयरलाइंस में दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो वो एक मूवेबल एसेट है, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होगा। और मूवेबल इसलिए क्योंकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं वो उस प्रॉपर्टी को जो ज़मीन के साथ अटैच हुई होती है और आप उसको निकाल नहीं सकते, और अगर आप उसको निकालेंगे तो उसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए जो जो घर आप बनाते हैं वो लैंड के ऊपर होता है, तो उस घर को भी और उस प्लॉट को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह और चीज़ें भी हो सकती हैं आप जो फिट कर लें उस पर। लेकिन जो फर्नीचर आप घर के अंदर रखते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है,
क्योंकि वो ज़मीन से अटैच नहीं है, उसको ईज़िली आप घर से इन आउट या कहीं से भी इन आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें और टर्म्स थी। 18वीं तरमीम का तो आपको पता होगा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई कि किन टॉपिक्स पर फेडरल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी। तो तकरीबन 65 टॉपिक्स थे, उसमें 49 नंबर एंट्री से लेके 55 नंबर एंट्री तक टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और उसमें बाकी सब टॉपिक्स जो इन 60 के अलावा उन सब पे प्रोविंसेस जो है ना वो बना सकती है, जिसको कहते हैं कि लॉज। तो टैक्स लगाने की एक लिमिट है फेडरल गवर्नमेंट की, और बाकी जो गवर्नमेंट की जो लिमिट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस जिस चीज़ पे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, उन सब चीज़ों पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा सकती है। अब वो बात कर रहे हैं कि करंट सिनेरियो की 10 मई की in the Finance Bill 2022, another tax by the name of Capital Value Tax 2022 has been levied on the capital value of domestic and foreign assets. तो अभी हम ओवरऑल स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसके बाद जो है हम देखेंगे कि आपका एज ए रेजिडेंट पर्सन फॉरेन एसेट्स पे गवर्नमेंट वैसे भी टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अभी हम देखते हैं कि फाइनेंस बिल में एक और कैपिटल वैल्यू टैक्स आया, जैसे 1989 में उन्होंने लगाया था, तो इसी तरह इन्होंने इस साल भी एक कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया 2022 का। और वो उन्होंने कैपिटल वैल्यू का मतलब होता है कि वो जो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, उसकी जो उस जितने की आपने ख़रीदी है या बेची है, जैसे घर हो तो घर की वैल्यू होती है, उसकी प्लॉट की वैल्यू भी होती है, और उसकी जो बिल्डिंग है डिपेंड करता है, घर नया है 10 साल पुराना है तो उस हिसाब से ओवरऑल वैल्यू लगाई जाती है। तो प्लॉट की अगर 1 करोड़ हो और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्टेड घर हो 10 साल पुराना हो, तो 50 लाख अगर उसकी वैल्यू लगाएं तो 1 करोड़ 50 लाख जो है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये कैपिटल वैल्यू का मतलब होता है 1 करोड़ 50 लाख, और डोमेस्टिक और फॉरेन का मतलब होता है कि मुल्क के अंदर या बाहर। At the outset, it is stated that if any immovable properties fall within the preview of this tax, then it is clearly invalid as the same has been devolved to the provinces under the 18th Amendment. इसका मतलब ये है कि जो चाहे ये जो एसेट्स हैं, डोमेस्टिक एसेट्स की बात हो रही है, फॉरेन एसेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे एसेट्स में उन्होंने ये नहीं कहा कि इमूवेबल या मूवेबल। तो अगला जुमला ये बता रहा है कि जब आपके पास चाहे डोमेस्टिक एसेट्स हों या फॉरेन एसेट्स हों, उनमें से जो भी एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में आपके पास होगा, सपोज़ करें कि आपके पास एक फ़्लैट है जो दुबई में है, वो फॉरेन एसेट की कैटेगरी में आएगा, और एक फ़्लैट है जो यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में है, वो डोमेस्टिक एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो ये दोनों फ्लैट्स चूँकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये जो टैक्स लगाया गया है कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022, वो इसकी प्रीव्यू यानी कि इसके स्कोप से बाहर है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो जो कैपिटल वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की उस पर टैक्स लगाए 18वीं तरमीम के बाद। तो ये बात आप काफ़ी लोगों से सुन रहे होंगे, यहाँ उन्होंने रिपीट की है कि सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को जहन में लाना है कि कानून जो है वो मूवेबल और इमूवेबल की जो मार्केट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, उसको जो भी आप वैल्यू कह लें, जो उसकी कीमत ख़रीद है या कीमत फ़रोख्त है, उस पर टैक्स लगा रही है। तो अगर वो एसेट इमूवेबल है तो फिर तो जो है क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब तो जो है उस पर गवर्नमेंट ये वाला कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पावर जो है प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस पैराग्राफ में जैसे बताया गया था 18वीं तरमीम के बाद वो अब प्रोविंसेस को ये पावर दे दी गई है, और फेडरल गवर्नमेंट से ये पावर ले ली गई है। और ये जो पावर ली गई है वो आर्टिकल 50 में मेंशन की गई है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ऑफ द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस पूरे पैराग्राफ से ये मतलब लें कि जो लिस्ट है जिसके फेडरल गवर्नमेंट जिन जिन टॉपिक्स पर कानून बना सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, क्योंकि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ उससे अफेक्ट होती हैं। तो वहाँ पे, और ये एक टॉपिक जो आज हम डिस्कस करें इसका मकसद भी है कि आपको मज़ीद अवेयरनेस हो। तो आर्टिकल 50 जो है
फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा सकती है ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल एसेट। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि मूवेबल एसेट्स जो हो उनकी कैपिटल वैल्यू पे तो फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। मैंने आपको बताया जैसे गाड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, या आपका एयर टिकट हो गया, उस पर तो ऑलरेडी सीवीटी है। लेकिन अगर वो कोई प्लॉट या प्लाज़ा या रेजिडेंशियल हाउस, फार्म हाउस, या वो कोई हॉस्टल है, वो होटल है, उस पे जो है ना वो नहीं लगा सकती। उस पे जो है प्रोविंसेस लगा सकते हैं, और उनसे ये पावर आर्टिकल 50 के अंदर ले ली गई है। यानी एक तरह से गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा सकते हैं ऑफ एसेट्स, लेकिन उसमें से इमूवेबल एसेट्स को निकाल दिया गया, तो पीछे मूवेबल एसेट्स रह गए। दिस मीन्स दैट कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022 ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स कैन ओनली बी लेविड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टीज़। मूवेबल प्रॉपर्टी पे सिर्फ सीवीटी लग सकता है। इन दिस रिस्पेक्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब शबर जैदी साहब चूँकि टैक्स के लेजेंड भी हैं, लेजेंड इसलिए क्योंकि जो काम मैं 20 साल से, या इसको थोड़ा कम कर लें 10 साल से मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, केस लॉस पढ़ रहा हूँ, टैक्स लॉ पढ़ रहा हूँ, और पिछले 4 सालों से हम आपके साथ टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे फाइनेंस बिल्स, फाइनेंस एक्ट्स, फिर जो मुख्तलिफ टैक्स के कवानीन हैं उनमें जो चेंजेस हैं, फिर वो जब चेंजेस फाइनल हो जाती हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या अडॉप्ट कैसे करना है, रेजिडेंट के लिए कैसे करना है, नॉन रेजिडेंट के लिए कैसे करना है, एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में, ऑडिट स्कीम्स के बारे में। तो ये सब हम पिछले 4 सालों से मैं यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती के कर रहे हैं। तो जफर जैदी साहब तो ये काम 20-25 बल्कि मे बी 30+ ईयर्स से कर रहे हैं। तो उनके जब आप एक काम पर 10,000 घंटों से ज़्यादा यानी 10 साल से ज़्यादा लगा लेते हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, और एक्सपर्ट बनने के बाद जो है यानी अभी 5वां साल है, आप जब टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल को 10वें साल में देखेंगे तो उस टाइम तक जो वीडियोस की क्वालिटी होगी, जो उसकी कंटेंट की क्वालिटी होगी, प्रेजेंटेशन की, वो सब जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया होगा, और अभी भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होता रहता है। तो इस तरीके से शबर जैदी साहब लेजेंड इसलिए है कि वो ये सब कुछ देख चुके हैं। तो इन्होंने, शबर जैदी साहब ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया है इस प्रीवियस टॉपिक पे भी, यानी कि ये जो टॉपिक है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट और सिर्फ मूवेबल पे लगा सकती है। तो इस पे तो शबर जैदी साहब आर्टिकल लिख चुके हैं और हम उस पर वीडियो कर चुके हैं। और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फाइनेंस बिल 2022 में 1% सीवीटी जो लगा है, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लगा है, उस पर भी हम वीडियो कर चुके। तो वो वीडियोस तो आप प्रीवियस हमारी देख सकते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 12 जून 2022 की लिस्ट में। अच्छा, अब जो है वो कह रहे हैं कि इन दिस रिस्पेक्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइज इज़ अबाउट द राइट टू टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। तो बेसिक क्वेश्चन जो ये आर्टिकल डील कर रहा है, ये जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि आया पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान के रेजिडेंट लोगों के जो एसेट्स हैं वो जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन पर वो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा सकती है कि नहीं। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि वो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा ही नहीं सकती, लेकिन अगर किसी तरीके से वो ये कह भी दें, यानी अगर जैसे इलाही कॉटन मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रॉफिट के बजाय सेल्स पे या इनकम पे, ग्रॉस इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। इसी तरह अगर कल को वो कह दे कि जी कैपिटल वैल्यू टैक्स, और इसीलिए मैं कहूँगा कि ठीक है डिस्कशन हो रही है कि ये गवर्नमेंट टैक्स लगा नहीं सकती, लेकिन अगर ये टैक्स लग जाता है तो इसको पे अगर आप करेंगे ख़ासतौर पर टैक्स ईयर 2022 में, तो उसमें ये फ़ायदा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो 3 से 5 सालों में आएगा। जब आएगा वो फ़ैसला और अगर आपके फेवर में नहीं आता तो फिर टैक्स वाले आपसे जो है 3 से 5 सालों का टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो करोड़ों रुपए बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, तो कुछ लोग 5 करोड़ होल्ड कर रहे हैं, कुछ 25 करोड़
करें तो उन पे ऑलरेडी लाखों रुपए का 1% के हिसाब से 25 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा। अगर वो 5 सालों में जो है वो अवॉइड करते हैं कि जी स्टे मिला हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल, या ये जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं है बल्कि ये इनकम टैक्स है जो रेंटल इनकम के तौर पे लगाया जा रहा है, तो जो भी टेक्निकलिटी सामने आएगी और उसकी वजह से टैक्स बनेगा तो वो टैक्स जो है वो, तो टैक्स ईयर 2022 में तो मशवरा दिया जाएगा कि आप पे कर लें ये टैक्स। आने वाले फिर सालों में अगर स्टे मिल जाता है और आप खुद अप्लाई करें, या इस तरह का स्टे के को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स स्टे करवा लेती हैं, तो उस स्टे की वजह से फिर आप बेशक 2023-2024 के मुताबिक पे ना करें। तो इस तरह जो है ये जो टैक्स है ये इसका फ़ैसला किसी तरफ भी जा सकता है, ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या फ़ैसला करती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला कर भी देती है कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती थी और हर बंदे को 1% ऑफ देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुताबिक टैक्स देना है, तो अगला क्वेश्चन ये रेज़ होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसकी टेरिटरी से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, उस पर वो टैक्स लगा सकें। इसमें शबर जैदी साहब का व्यू ये है, इन माई व्यू the restriction is absolute and there is an amendment in the constitution to this effect that this, and unless there is an amendment in the constitution to this effect, the citizen of Pakistan cannot be taxed on capital value of immovable property outside Pakistan by the federal government in any manner whatsoever। तो यहाँ पर शबर जैदी साहब तो कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी एक रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने तो अपने एसेट शो ही नहीं करने होते हैं और उस पर तो टैक्स ये वाला है ही नहीं नॉन रेजिडेंट पर्सन पे, ना उसने पाकिस्तानी एसेट शो करने हैं ना उसने वर्ल्ड एसेट शो करने। तो शबर जैदी साहब कहते हैं कि अनलेस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान में टैक्स जो है सिर्फ वो जो कैपिटल वैल्यू है उस पे लगाया जा सकता है, और उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे प्रोविंसेस लगाएंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी पे फेडरेशन लगाएगी या फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं रेजिडेंट पर्सन के, उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है और उस पर नहीं लगेगी। यहाँ मैं जिक्र कर दूँ कि टैक्स लॉ ये कहता है, और फिर जारी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है, तो टैक्स लॉ ये कहता है कि एक रेजिडेंट पाकिस्तानी या रेजिडेंट जो भी पाकिस्तान में रेजिडेंट है 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है, वो शख्स जो है अगर पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो वो अपने पाकिस्तान सोर्स इनकम को भी डिक्लेयर करेगा और उस पर टैक्स पे करेगा, डिपेंडिंग कि वो सैलरी है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और जो उसकी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम है जिसको आप वर्ल्ड इनकम कहते हैं, चाहे उसने एक मुल्क में कमाई है या मल्टीपल मुल्कों में कमाई है, और बशर्ते उसने उन मुल्कों में टैक्स भी पे किया है, तो उसको पाकिस्तान में दोबारा उस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम को तो टैक्स किया जा सकता है और इसकी पूरी इंटरनेशनल लॉ में भी इजाज़त है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजाज़त है, और जो टैक्स लॉज हैं वर्ल्ड ओवर वो यही कहते हैं कि अगर एक शख्स रेजिडेंट है तो उसकी उस मुल्क की इनकम भी, यानी पाकिस्तान सोर्स इनकम अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, और फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान से बाहर जो उसने इनकम कमाई है वो भी टैक्स हो सकती है। अब उस बात में और उसके उस पैसे से टीवी ज़रा बंद करें, उस पैसे से जो उसने मूवेबल प्रॉपर्टी बना ली है या इमूवेबल प्रॉपर्टी बना ली है पाकिस्तान से बाहर, उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लग सकता है कि नहीं। तो ये जो है ये पॉइंट शबर जैदी साहब के नज़दीक ऐसा है कि ये टैक्सेबल नहीं हो सकता। अब देखें इसमें कैपिटल वैल्यू टैक्स का शायद आप फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स भी एक टैक्स होता है, और बेसिकली ये जितने कि आपने कोई एसेट ख़रीदा, एसेट का मतलब है वो चीज़ जो आप साल ब साल यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादातर ये मतलब आपका ये प्लॉट और बिल्डिंग और ये चीज़ें हैं, या फिर आप
अगर एसेट उसको भी कहते हैं जो आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह है, वो इसलिए एसेट है क्योंकि उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्नीचर है, घर के अप्लाइंसेस हैं, वो भी एक तरह से एसेट्स हैं। लेकिन जो एसेट्स आप ख़रीद रहे हैं बाहर मुल्क में, उस इनकम से जिस पे आपने पाकिस्तान में टैक्स दिया है, और बेशक उस दूसरे मुल्क में भी टैक्स दिया हो, और फिर डबल टैक्सेशन की ट्रीटी के मुताबिक आपको बेनिफिट मिला हो किसी एक मुल्क में या दोनों मुल्कों में, वो एक अलग बात है। लेकिन उस इनकम से जब आप कोई एसेट ख़रीद लेते हैं, और यहाँ ख़ास तौर पे बात हो रही है इमूवेबल एसेट की, यानी आपने दुबई में कुछ इनकम कमाई और दुबई में ही आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद ली, तो और अब आप इस साल पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं, तो वो जो दुबई में आपका फ़्लैट है उस पर भी टैक्स लग गया। और ये बात शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि सिर्फ इससे ऊपर वाला जो टॉपिक था वो डिस्कस हो रहा था, लेकिन रेजिडेंट पर्सन ने भी 1% के हिसाब से टैक्स देना है उसका अपनी जो फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो डोमेस्टिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर तो 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लग गया, और हम इस टॉपिक में भी प्रीवियस वीडियोस में भी और अब बात बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब बात हो रही है उन एसेट्स की जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और आप चूँकि पाकिस्तान में रेजिडेंट हो गए इस साल, तो रेजिडेंट होने की वजह से आपके फॉरेन एसेट्स पे भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2022 के तहत टैक्स लगा दिया है, और वो है कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो शब्बर जैदी साहब के व्यू में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो फिर टैक्स लॉ भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि वैलिडिटी ऑफ टैक्स ऑन मूवेबल कैपिटल एसेट हेल्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ पाकिस्तान आउटसाइड जो है पाकिस्तान, यानी मूवेबल एसेट की अब बात हो रही है। इसका मतलब है आपका बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ी, आपका, और आपके पास जो है अगर शेयर्स वगैरह बाहर की कंपनी में बाहर ही आपने विद होल्ड किए हैं, इकोनॉमिक फ्री जोन्स में आपकी पार्टनरशिप है दुबई में, तो वो सब चीज़ें आती हैं मूवेबल कैपिटल एसेट। इसके हवाले से वो कहते हैं देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट टू लेवी सच कैपिटल वैल्यू टैक्स। यहाँ पे मैं रोक के एक बात करूँगा कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में शायद आप अभी जान रहे हों, या अभी आपको पता चला हो, या पहले भी आप फेमिलियर हों क्योंकि आप पे कर चुके हैं इसको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। लेकिन कैपिटल वैल्यू टैक्स के हवाले से अभी तक हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इतने केस लॉज नहीं हुए हैं, मतलब 100-200 अगर हुए हैं तो ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हज़ारों लाखों केसेस जो और टॉपिक्स पे इनकम टैक्स के हुए। तो ये कानून भी अब बड़ा डिटेल में जो है ना, इस पे हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और वो देखेगी कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होता है। आसान लफ्ज़ों में तो मुख्तलिफ़ एसेट्स के ऊपर, चाहे वो मूवेबल है कि इमूवेबल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन वो रेज़ कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब कि ठीक है, बाहर मुल्क जो इमूवेबल एसेट्स हैं, प्रीवियस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि उन इमूवेबल एसेट्स, आपका जो दुबई का फ्लैट है उस पर तो वो कैपिटल वैल्यू टैक्स जो वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लग भी जाएगा, वो तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। हाई कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। लेकिन मूवेबल एसेट्स जो हैं दुबई में, अगर आपके पास शेयर्स हैं या कोई गाड़ी है या बैंक अकाउंट है, उस पर गवर्नमेंट अगर उसकी वैल्यू पर, अगर बैंक अकाउंट में आपके पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 1 करोड़ पड़े हैं, तो उस पर अगर 1% यानी 1 लाख टैक्स लगा देती है, तो पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कर सकती है, उसकी पावर्स में शामिल है। ये शब्बर जैदी साहब का व्यू चला आ रहा है, ठीक है ना जी। मैंने आपको जैसे कहा कि इसके लिए बहुत डिटेल्ड स्टडी और रिसर्च चाहिए होगी, और ऑब्वियसली अगले 3 से 5 सालों में इन चीज़ों का फ़ैसला होगा। बहुत जल्दी भी तो अगले साल तक ये डिसाइड होगी। एक हाई कोर्ट करेगा, सिंध हाई कोर्ट करेगा, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट, और इनकेस अगर डिफरेंस आ जाए ऑफ ओपिनियन, और फिर हाई कोर्ट्स में भी इस तरह होता है कि पहले दो मेंबर बेंच होता है या 5 मेंबर बेंच होता है, फिर उससे लार्जर कोर्ट होता है, फिर फुल मेंबर बेंच भी बैठ सकते हैं, यानी जितने भी हाई कोर्ट के मेंबर्स हैं लाहौर के, केपी के, वो सब बैठ के इस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और उसके अंदर भी फिर डिसेंटिंग व्यू हो सकता है कि 5 जज, अगर 9 जजेस हैं तो 5 या 7 जजेस के हैं
कि ऐसा है, 2 जजेस के नहीं है वगैरह, और फिर वो फाइनली को जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और उस पर हज़ारों पटिशन्स वगैरह सिटीजन्स भी करते हैं आर्टिकल 199 के तहत, और FBR वगैरह भी करते हैं। तो ये अभी डिस्कशन होनी है। यहाँ वो जो दूसरा क्वेश्चन रेस कर रहे हैं वो ये है कि नेवर द लेस अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस द क्वेश्चन इज दैट फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ 2 काइंड्स। ये जो फॉरेन एसेट्स जो डिक्लेयर हो चुके हैं पाकिस्तान में, फॉरेन एसेट्स जब आप डिक्लेयर करते हैं तो रूटीन में अगर आपके पाकिस्तान से बाहर एसेट्स हैं और आप एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह, जैसे हम टैक्स दोस्ती में हमारा मिशन स्टेटमेंट है, बिल्डिंग आ नेशंस टैक्स कैरेक्टर 1 टैक्स पेयर एट अ टाइम, तो जब हम अपने क्लाइंट्स को या टू बी क्लाइंट्स जो क्लाइंट्स बन जाते हैं जिनमें 100% न्यू टैक्स पेयर्स हैं, वो जब समझ लेते हैं सारे लॉज वगैरह और वो ये भी समझ लेते हैं कि शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद वो फाइलर बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि कंप्लीट डिस्क्लोजर करें और आप अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करें। तो वो जब फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं। एक तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, जिसको हम रेगुलर वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं, 1162 की जो वेल्थ स्टेटमेंट है, उसमें आप अपने फॉरेन एसेट्स जो है, एसेट्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उसकी एक वैल्यू शो करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में पिछले 4 सालों से जो कानून है वो ये है कि अगर आपकी फ़ॉरेन सोर्स इनकम $10,000 से ज़्यादा इनकम आपने कमाई है किसी भी टैक्स ईयर में, तो आपने अपने फिर फॉरेन एसेट्स जो हैं वो एक सेपरेट वेल्थ स्टेटमेंट में फ़ाइल करने हैं, जिसका नंबर है 116A, और उसमें आपने वही क्योंकि आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें जितने भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपी में डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी 30 जून 2022 को जो पाकिस्तानी रुपी स्टेट बैंक के मुताबिक जो रेट होगा उसी रेट पर आपने अपने सारे फॉरेन एसेट्स ट्रांसलेट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में शो करने। तो आपने उस 116A में भी पाकिस्तानी रुपीज़ में शो करने, लेकिन उसको आपने रिकनसाइल करना है अपनी जो रेगुलर वेल्थ स्टेटमेंट 1162 भी फाइल करेंगे और 116A भी आप फाइल करेंगे। हम भी कंसल्टिंग देते हैं, उसकी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप कॉल कर सकते हैं। उसमें आपने दोनों को मैच करना है। सपोज़ करें फॉरेन एसेट्स आपके पास 4 हैं, उसमें एक फ़्लैट है, 2 बैंक अकाउंट्स है, एक गाड़ी है, तो उसकी टोटल मालियत जो है आपकी 116A में जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं डिफरेंट फॉरेन एसेट्स पाकिस्तानी रुपीज़ में, उनको मैच होना चाहिए 1162 के अंदर जो एसेट्स हेल्ड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है जी, उस वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए, और वो दोनों स्टेटमेंट्स मैच होंगी तो तभी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जो 3 डॉक्यूमेंट्स पे कंसिस्ट करेगी। 1141 की वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न या 115 की इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ में 1162 की वेल्थ स्टेटमेंट जिसमें डोमेस्टिक एसेट्स, और 116A जिसमें फॉरेन एसेट्स। अब वो कह रहा है कि जो लोग वॉलंटरी बेसिस पर जिन्होंने पिछले 4 सालों में फ़ाइल किया, उन पर तो कैपिटल वैल्यू टैक्स क्लेम हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने स्पेसिफिकली एसेट डिक्लेरेशन लॉज जो 2018 में एमनेस्टी स्कीम आई थी और जो 2019 में एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसके तहत किए थे, एंड एसेट्स अदर देन दोज डिक्लेयर्ड अंडर दी अफोरसेड लॉज, तो उसके अलावा भी जो एसेट्स लोगों ने वॉलंटरी बेसिस पर, जो जहाँ तक मैं समझा इनके जुमले को, वो डिक्लेयर की हैं, तो ये 2 किस्म के एसेट्स हो गए। एक जो 116A में, ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये उन एसेट्स की बात कर रहा जो आपने अपनी मर्ज़ी से 116A में की थी क्योंकि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम $10,000 से ज़्यादा थी, या फिर अगर आप $10,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहे थे तो आप रूटीन में 1162 की जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट थी उसके तहत जो आपने फॉरेन एसेट्स या एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान की वैल्यू होगी। ये नंबर 2 पे तो उसकी बात कर रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि 2 किस्म के आप फॉरेन एसेट्स हैं, और उसके अंदर वो फिर मूवेबल एसेट्स की बात करेगा। एक वो जो आपने स्पेसिफिकली एमनेस्टी स्कीम में, क्योंकि 2018 और 2019 में जो एमनेस्टी स्कीम्स आई थी, दोनों में कहा गया था कि आप अपने फॉरेन एसेट्स पर 1% या 5% या 3% पे कर लें तो वो वाइट हो जाएंगी और उसकी सोर्स फिर आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी।
तो आई होप कि आप अगर जनरल व्यूअर हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके लिए टेक्निकल होंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीट करता जाऊँ टाइम टू टाइम, ताकि जो है आपको एक आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकल गए, हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन रेज़ किया है कि आया अगर आपने एमनेस्टी स्कीम 2018 के तहत या 2019 के तहत एमनेस्टी स्कीम में मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हो, या आपने रूटीन में 2018 से पहले या आजकल में 19 में या उसके बाद भी रूटीन में 1162 या 116A के तहत जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती है उसमें आपने फॉरेन मूवेबल एसेट वो की है, तो उसका क्या बनेगा। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि एसेट डिक्लेरेशन लॉज ऑफ 2018-19 हैव ए स्पेशल कैरेक्टर। उनकी जो है ना वो वाले जो मूवेबल एसेट है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब उस कैरेक्टर के हवाले से हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आपसे जल्द मुलाकात होती है।